नमस्कार, मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज इस वीडियो में आपको बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जिसे जानकर आपको काफ़ी शायद हैरानी भी हो सकती है। और यदि आप कुछ ज़्यादा भी जानते हो या कुछ अलग जानकारी रखते हैं ज्योतिष के बारे में, तो हो सकता है आपको पता भी होगा। मैं इतना नहीं कहता कि मैं ही जानकार हूँ इस विषय में। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने नए सब्जेक्ट को। देखिए, हमारा आज का नया जो सब्जेक्ट है वो है मंडूक दशा के बारे में। ये मंडूक दशा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा ज़्यादा नहीं, जैमिनी में ही उपयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आज सब्जेक्ट है मंडूक दशा के बारे में। मंडूक दशा जैमिनी की जो प्रसिद्ध दशाएं हैं, जैसे नवांश दशा, नारायणी दशा इत्यादि बहुत सारी दशाएं, स्थिर दशा, चर दशा, कई सारी दशाएं जो जैमिनी में प्रयुक्त होती हैं, उनमें से सबसे विशिष्ट दशा एक मंडूक दशा भी होती है। तो यहाँ पर हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमें मंडूक दशा के बारे में जानना होगा कि क्या होती है मंडूक दशा, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट में घुसोगे तो सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम मंडूक दशा की बात करते हैं तो मंडूक का वास्तविक अर्थ होता है मेंढक। मेंढक कभी भी क्रमशः पैर रखकर कभी नहीं चलता। आपको पता होगा कि कभी मेंढक जो है उसके 4 पैर होते हैं, फिर भी लेकिन वो चारों पैरों से पशुओं की तरह या इंसानों की तरह फिर भी 2 पैर होते हैं, लेकिन क्रमशः नहीं चलता एक दूसरा का पैर रखकर। मेंढक जो होता है वो उछल कर चलता है, ये तो सभी को पता है। मेंढक जो होता है वो उछल कर चलता है और इसी प्रकार से मंडूक दशा का भी कर्म होता है। समझने वाली बात है, ज़्यादा ये थोड़ा ही है कि भाई दशा उछल के चल रही है। ये एक मतलब आधारभूत एक लॉजिकल जो है गुण सादृश्य का जो है मिलन किया गया है मेंढक से इस दशा का। तो यहाँ पर जो है मेंढक अपने चारों पैरों पर आश्रित होता है और यहाँ पर मंडूक दशा एक स्वभाव की 4 राशियों पर आधारित होती है। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राशियों के जो 3 स्वभाव मुख्य होते हैं, जिनमें 4-4 राशियाँ क्रम से बढ़ जाती है, 4 3 12। और वे जो 3 स्वभाव होते हैं वे होते हैं चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेंढक किस तरह से जो है 4-4 चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों पर जंपिंग करता है, अर्थात उछलता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि कैसे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि एक मेंढक है, सबसे पहले वो चर दशा पे है, फिर से वो स्थिर पे छलांग लगाता है, फिर वो द्विस्वभाव पे छलांग लगाता है। थोड़ा इसे डीपली समझना। तो यहाँ पर जब जो है मानने की बात है, लग्न जो हमारी लग्न कुंडली है चर राशि की है, तो सबसे पहले चर राशियों की दशा क्रम से चलेगी। ठीक है, जैसे मेष की है तो मेष फिर कर्क, फिर तुला और फिर जो है मकर। ठीक है, 4 राशियाँ चर होती हैं तो क्रम से चलेंगी। इसके बाद स्थिर राशियों की दशा चलेगी, क्योंकि चर के बाद स्थिर आती है। जैसे कि यहाँ मेंढक ने स्थिर पर जंपिंग लगाई है एकदम से, और फिर इसके बाद स्थिर के बाद द्विस्वभाव राशियों की दशा चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो बाकी इसके आगे चलते हैं कि क्या प्रोसेसिंग है। यहाँ पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यह जो दशा होती है इसके कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। वो नियम है कि जिन कुंडलियों में केंद्र भाव में 4 ग्रह स्थित होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, सिवाय राहु केतु को छोड़कर, तो ये दशा उन्हीं कुंडलियों पर लागू होगी। अर्थात जिन कुंडलियों के, मानने की बात है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये कुंडली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 4 जो केंद्र होते हैं, कुंडली में 4 ही केंद्र होते हैं।
ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो कुंडली में 4 केंद्र हैं, हमारे चारों जो केंद्रों में एक एक ग्रह विराजमान है। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार की कोई भी कुंडली है, ज़रूरी नहीं ये इसी सिचुएशन में हो, किसी अन्य सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मंगल यहाँ पहले में है तो 7वें में भी जा सकता है, 10वें में जा सकता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राहु केतु उनमें सम्मिलित नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिन कुंडलियों के केंद्र भाव में 4 ग्रह स्थित हो तो उन पर ये जो है दशा लागू होगी। आप देख सकते हैं, आगे आपको समझा दूँ कि ये 4 ग्रह ज़रूरी नहीं डिफरेंट स्थानों में हो, एक स्थान में भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 से अधिक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 4 ही ग्रह हो, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु बुध सूर्य मंगल शनि शुक्र एक साथ विराजमान हैं, 6 ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कि इनमें राहु केतु की गणना नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुंडली में 4 ग्रह हैं, लेकिन राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर शेष बचे 2। इसलिए हम इस कुंडली ऐसी या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की किसी भी सिचुएशन वाली इस प्रकार की कुंडली में हम ये दशा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस दशा का महत्व और इम्पोर्टेंस बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एक जातक की कुंडली है, इसका जन्म विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। जातक का जन्म विवरण कुछ इस प्रकार से है। जातक पुरुष है, जन्म दिनांक इसका 20/7/52 है, जन्म समय 12:45 है, जन्म स्थान जबलपुर है, अक्षांश 23:10 रेखांश 79:57, संपातक काल जो है संपातिक काल 8:26:51 है, चित्रा पक्षी अनांश 23:11:50 है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने वाली वो ये है कि जातक के जीवन की घटनाएं और उनका समय। ठीक है, यहाँ पर जो है जातक का विवाह हुआ है 9/5/1977 को, 2 पुत्रियों का जन्म हुआ है, एक का हुआ है 3/2/78 में और एक का हुआ है 31/5/82 में। इसी के साथ साथ एक पुत्र का जन्म भी जातक को हुआ है, जातक के घर में हुआ है। तो यहाँ पर ये 11/9/84 को हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आइए इस जातक के विश्लेषण जो है घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जो आपको शायद ही किसी YouTube वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात जो है आज खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3 दशाओं का कंपैरिजन करूँगा आपस में, जिनमें षढ़दशा, विंशोत्तरी दशा और मंडूक दशा, अर्थात 2 दशाएं एक तरफ और अकेली मंडूक दशा एक तरफ। ये मत कहना कि आपने तो जानबूझकर कर दिया, लेकिन जो मुझे अपने जो है कुंडली के फलित में लगा मैं वही बताऊंगा। बाकी आपकी इच्छा, समझने को तो लोग भगवान को भी कुछ नहीं समझते, हम तो फिर भी एक छोटे से इंसान हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जातक की घटना के विश्लेषण पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम जातक के विवाह का विश्लेषण करेंगे। जैसे कि विवाह हुआ है जातक का 9/5/1977 में। सबसे पहले लेते हैं हम जातक की कुंडली को और इसका विश्लेषण करते हैं विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग। जातक विंशोत्तरी दशा के अनुसार जातक की शादी शनि की महादशा में बुध के अंतर में हुई है। देखिए मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल तो दशा की नहीं निकाल कर दूंगा, मैंने आपको जन्म विवरण दिखाया है, आप उसमें चाहे तो निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जातक की शादी जो हुई है शनि की महादशा में बुध के अंतर में हुई है। अगर शनि और बुध के अनुसार दशा का विश्लेषण करें तो विवाह होने के योग एकदम से हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। जैसे महादशानाथ शनि 12वें स्थान में विराजमान है, जो सप्तम भाव और सप्तमेश से कोई भी संबंध नहीं बना रहे हैं और ना ही विवाह के कारक शुक्र से कोई संबंध है। इसी प्रकार से यदि बुध के अंतर्दशा के अनुसार देखा जाए तो पता चलता है कि भुक्तिनाथ बुध 11वें भाव में विराजमान है, जो सप्तम भाव, सप्तमेश और विवाह कारक शुक्र से कोई भी संबंध बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर विंशोत्तरी दशा स्पष्ट रूप से विवाह की स्थिति को नहीं समझाती हुई नहीं समझा रही है, ये भी कह सकते हैं, या समझाती हुई नहीं दिख रही है, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, बल्कि एक कारक और सहायक रूप में समझा रही है। अगर हम
हम इसे डीपली समझे। ये मैं नहीं कहता कि विंशोत्तरी दशा बिल्कुल महत्वहीन है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग और प्रेशर डालना पड़ता है। जैसे कि शनि 12वें भाव में विराजमान है और 12 भाव होता है भोग विलास का तथा शैया सुख का। इसी प्रकार से बुध नवम विवाह प्रयास अर्थात विवाह के प्रयासों का होता है नवम भाव, क्योंकि एफर्ट भाव हम किसी भी भाव से तीसरे भाव से देखते हैं, तो सप्तम भाव से तीसरा भाव एफर्ट का होता है, आई मीन नवम भाव तो विवाह के प्रयासों का होता है। तो इसी प्रकार से बुध नवम विवाह प्रयास के भाव में है, सॉरी उसका मालिक है। इसी प्रकार से पंचम विवाह इच्छा भाव को देख रहा है एकादश भाव से, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूप से हम कह सकते हैं कि जातक की शादी इन दो ग्रहों की दशा में होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाकर एकदम से स्पष्ट रूप से हमें नहीं नजर आया। इसी प्रकार से हमारा ये था विंशोत्तरी दशा का विश्लेषण, और अब देखते हैं हम चर दशा का विश्लेषण। कुंडली यही रहेगी, मात्र दशा बदली है। हम लेंगे जैमिनी चर दशा को इस बार। जैमिनी चर दशा के अनुसार देखें तो पता चलता है कि जातक पर उस समय मकर में मकर का अंतर था, ठीक है। जब जातक का विवाह हुआ मकर राशि की स्थिति को देखा जाए तो पता चलता है कि मकर राशि दारा कारक बुध से पूर्ण संबंध में है, पूर्ण कांटेक्ट में है। इसी प्रकार से साथ साथ मकर राशि कारकांश से सप्तम भाव को देख रही है। अतः हम उक्त विवरण से बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि जातक का इस जो है विवाह इस समय होना तय था, क्योंकि दोनों ही देखिए, एक तो जो है हमारा मकर का जो है मकर राशि का जो मैंने बताया पहले आपको, मकर राशि दारा कारक बुध से पूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से कारकांश से सप्तम भाव को देख रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन है जो अलग से ही नज़र आए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैमिनी चर दशा भी काफ़ी अपने आप में एक अच्छी दशा है, जो बहुत जल्दी जो है समस्या या घटना को पकड़ने में कारगर सिद्ध होती है। इसी के साथ साथ अब अंत में देखते हैं विवाह का विश्लेषण मंडूक दशा के अनुसार। तो इसी प्रकार से हम मंडूक दशा के अनुसार देखें तो पता चलता है कि जिस समय जातक का विवाह हुआ उस समय जातक के ऊपर मेष में मीन का अंतर चल रहा था मंडूक दशा के अकॉर्डिंग। तो मंडूक दशा के अकॉर्डिंग मेष में मीन का अंतर जातक पर था। इस प्रकार से अगर मेष राशि के ऊपर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि मेष राशि लग्न से सप्तम भाव में पड़ रही है। देखिए कितना स्पष्ट जो है हमें एकदम से दिखाई पड़ रहा है कि मेष राशि जो है लग्न से सप्तम भाव में पड़ रही है, जो कि एक विवाह स्थान है, और दारा कारक बुध से पूर्ण कांटेक्ट बनाए हुए हैं। और मीन राशि के अनुसार देखा जाए तो पता चलता है कि मीन राशि उपपद लग्न से सप्तम भाव को देख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो है हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन जब आप ज्योतिष क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैमिनी खास करके जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे निसंकोच कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम जातक की अगली घटना के संबंध में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली घटना जातक की क्या थी। जातक की अगली जो घटना थी वो थी पुत्रियों का जन्म। तो यहाँ पर जो है हम पुत्रियों का जन्म देखते हैं, कुंडली यही रहेगी। इसी प्रकार से जो है हम विंशोत्तरी दशा से सबसे पहले देखेंगे। पहले की तरह विंशोत्तरी दशा के अनुसार जातक पर उस समय शनि में बुध का अंतर था, जिस समय जातक को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। दशा के अनुसार शनि पंचमेश बने हुए हैं और पंचम स्थान पर बुध की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर विंशोत्तरी दशा अपने आप में एक खरी उतरती नजर आ रही है इस बार घटनाक्रम का आसानी से ब्यौरा देने में। इसी प्रकार से आप जैमिनी चरदशा को लगाएं तो जैमिनी चरदशा के अनुसार देखा जाए तो पता चलता है कि उस समय जातक पर कुंभ में कन्या की दशा थी। और दोनों दशाओं को देखा जाए तो पता चलता है कुंभ राशि लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है और कन्या राशि कारकांश से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रही है। इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि चर दशा भी अपने आप में बड़ी सरलता से प्रदर्शित कर रही है कि संतान प्राप्ति
इस समय जातक को होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से अंत में मंडूक दशा पर आते हैं। मंडूक दशा के अकॉर्डिंग मंडूक दशा के अकॉर्डिंग जातक को उस समय एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिस समय जातक के ऊपर कर्क राशि में मेष का अंतर चल रहा था। और अगर हम दोनों राशियों की स्थिति को देखें तो कुंडली में देखने से पता चलता है कर्क राशि पुत्र कारक जो है शुक्र पुत्री कारक शुक्र से युक्त है, और कर्क राशि भी स्त्री राशि है, और जो है शुक्र भी एक स्त्री ग्रह है। इसी प्रकार से मेष राशि लग्न से पंचम स्थान पर दृष्टि बनाए हुए है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उक्त दशा में जातक को संतान प्राप्ति होना संभव था, वो भी पुत्री संतान। तो इसी प्रकार से हम जो है संतान विश्लेषण, एक और संतान जातक को प्राप्त हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। एक पुत्री का जन्म तो था, लेकिन इसके बाद एक और जन्म हुआ। तो यहाँ पर संतान विश्लेषण और मंडूक दशा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विंशोत्तरी दशा के अनुसार देखें तो उस समय जातक को एक पुत्री की प्राप्ति फिर से हुई थी। जातक के ऊपर शनि में शुक्र का अंतर चल रहा था। दोनों ग्रहों को देखें तो पता चलता है कि शनि पंचमेश बने हुए हैं, जो संतान प्राप्ति के सूचक हैं अपने दशा में। लेकिन शुक्र के अनुसार देखा जाए तो शुक्र का कोई भी रोल संतान प्राप्ति में नज़र नहीं आ रहा। शुक्र का पंचम भाव पंचमेश तथा संतान कारक गुरु से कोई भी कॉन्टैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। अतः हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ विंशोत्तरी थोड़ी सी फैल होती नज़र आ रही है दूसरी घटना में। इसी प्रकार से जैमिनी चरदशा को अप्लाई करें तो इसके अनुसार उस समय जातक के ऊपर मीन में सिंह राशि की अंतर्दशा थी। तो दोनों राशियों को देखा जाए तो पता चलता है कि मीन कारकांश लग्न से पंचम में पड़ रही है और सिंह राशि पद लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है। इस प्रकार से दोनों राशियां संतान प्राप्ति का समय बड़ी सरलता से देती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम अंत में मंडूक दशा के अकॉर्डिंग उन दिनों जातक के ऊपर दशा का विश्लेषण करें तो उस समय जातक के ऊपर मंडूक दशा के अकॉर्डिंग सिंह की महादशा में धनु का अंतर चल रहा था। इसी प्रकार से दोनों राशियों को देखें तो पता चलता है कि सिंह राशि की पूर्ण दृष्टि पुत्र कारक शुक्र पर बनी हुई है और सिंह राशि पद लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम धनु राशि को देखें तो धनु राशि कारकांश से पंचम स्थान को देख रही है। इसमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस समय में जातक को संतान प्राप्ति होना संभव था। देखिए, आप देख सकते हैं कि विंशोत्तरी दशा किस प्रकार से स्पष्ट रूप से जो है हमें सूचना देने में घटना की कितनी थोड़ी वीक हो गई थी और किस प्रकार से जैमिनी दशाओं ने हमें कितनी सरलता से घटना का जो है ब्यौरा दिया। इसी प्रकार से अंत में जो है हम एक घटना और जातक को हुई थी, जातक के साथ हुई थी, पुत्र का जन्म, लास्ट में पुत्र का जन्म एक और हुआ। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे अकॉर्डिंग तो विंशोत्तरी उस समय जातक को जो है संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस समय जातक के ऊपर विंशोत्तरी दशा में शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा था। तो यहाँ पर जो है शनि का पंचम भाव में होना तो समझ में आता है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सूर्य का दशम भाव में होकर ना कोई पंचमेश से संबंध है, ना ही पंचम भाव से संबंध है और ना ही संतान कारक गुरु से कोई संबंध है। इसी प्रकार और इस बार भी यहाँ पर विंशोत्तरी दशा थोड़ी सी फैल होती हमें नज़र आ रही है संतान प्राप्ति के समय निर्धारण में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम चरदशा को अप्लाई करते हैं। चरदशा के अनुसार देखें तो पता चलता है कि जातक के ऊपर उस समय मीन राशि की महादशा में तुला राशि की अंतर्दशा थी और दोनों के अनुसार देखा जाए तो मीन राशि कारकांश लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है, जो संतान प्राप्ति की सूचक है, और उसी प्रकार से तुला राशि उपपद लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है, यह भी संतान प्राप्ति की सूचक है। देखिए किस प्रकार से जैमिनी दशाएं कितनी सरलता से हमें जो है घटना का ब्यौरा देती हैं। इसी प्रकार से मंडूक दशा को हम अंत में अप्लाई करते हुए कह सकते हैं कि जातक के ऊपर वृषभ राशि की जो है महादशा में सिंह राशि की अंतर्दशा थी। अगर दोनों राशियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पता चलता है कि वृषभ राशि पुत्र कारक जो है जैमिनी कारक के अनुसार जो पुत्र कारक होता है यहाँ पर बना हुआ है वो शुक्र बना हुआ है। पुत्र कारक शुक्र यहाँ पर जैमिनी कारक के अनुसार
पूर्ण दृष्टि से जो है वृषभ राशि को देख रहा है और उपपद लग्न से पंचम भाव को भी देख रहा है। इसी के साथ साथ सिंह राशि पद लग्न से पंचम भाव में पड़ रही है, जिस पर पुत्र कारक गुरु के कारकत्व के अनुसार भी और वैसे जैमिनी कारक है यहाँ पर गुरु के कारकत्व के अनुसार कह रहा हूँ मैं पुत्र कारक, वैसे जैमिनी कारक के अनुसार तो शुक्र यहाँ पर पुत्र कारक थे, तो यहाँ पर गुरु के कारक के अनुसार पुत्र कारक अनुसार गुरु की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। इसी प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस समय जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होना संभव था। देखिए, अब आपने मेरे ख्याल से जान लिया होगा कि किस प्रकार से मंडूक दशा भी अपने आप में कितना बड़ा महत्व रखती है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैमिनी दशा किस प्रकार से बड़ी सरलता के साथ घटनाओं के समय निर्धारण करने में सहायक होती हैं। यहाँ पर मैंने समय और श्रम के अभाव में एक जातक की कुंडली और कुछ अल्प घटनाओं के साथ विश्लेषण दिया है। यदि कोई व्यक्ति विस्तार से जानने का इच्छुक है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।